नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया है इस चैप्टर का, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे जो तंत्र का तंत्र है वो एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसे हम तंत्र न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो न्यूरॉन। ये आपके सामने न्यूरॉन कोशिका बनी हुई है और यही हमारे शरीर में पूरी जाल की तरह बिखरी हुई है। यही हमारे शरीर में संवेदनाओं को ग्रहण करती है और हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। समझ आया कि नहीं आया? तो आइए यहीं से पढ़ना है अपन को, यहाँ से। देखा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्र का ऊतक या तंत्र का कोशिकाएँ या न्यूरॉन एक संगठन जाल का बना होता है। मैंने बताया कि पूरे जाल की तरह हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग में के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे तक संबंध में विशिष्ट करते हैं। संबंध मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाना। चित्र 1.1 में देखिए कि इसमें तंत्र का कोशिकाओं के भागों को पहचानिए। यह सूचनाओं, देखो, अब प्रकार अलग अलग भागों के नाम लिखे हैं, अलग अलग भागों के काम लिखे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, सेकंड है जिससे होकर सूचना विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। तो देखो, सूचनाएं कहाँ ग्रहण की जाती है, तो पहला भाग ये है जहाँ पर सूचनाएं ग्रहण की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा भाग जिसमें सूचनाएं होकर विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। तो विद्युत आवेग की तरह किसमें होता है बेटा? तो कोई कोशिकाएँ में विद्युत आवेग की तरह चलते हुए। दूसरा लिखा है जहाँ आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है। तो यहाँ पर आवेग का परिवर्तन किसमें किया जाता है? रासायनिक संकेत में किया जाता है। और इसके बाद लिखा है जिससे आगे ये संचारित हो सकें। जिससे क्या हो, ये आगे संचारित, मतलब आगे जा सकें। अब देखिए, लगा जब नाक बंद हो जाती है तो आप क्या चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आप सोच सकेंगे कि यह क्यों होता है। आप इस तरह के अंतर जानने के लिए और उसके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए, चर्चा करिए। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या आप इसी तरह की स्थिति का सामना कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखो, जब आपकी नाक बंद हो जाए तब आपको ना अपनी जीभ के टेस्ट में बहुत अंतर दिखाई देगा, है ना। जुकाम में होता तो जुकाम में आप देखना कि कई बार चीज़ें अच्छी नहीं लगती क्योंकि आपको टेस्ट ही नहीं मिल पाता प्रॉपर तरीके से। मतलब कहीं ना कहीं ये जो संवेदी अंग है, संवेदी अंग एक दूसरे जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं। देखो दोस्त, प्रतिवर्ती क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो एकदम से आकस्मिक होती हैं, एकदम से होती हैं, जिसके लिए अपन को सोचने का समय ही नहीं मिलता। कैसे? आप चल रहे हैं, एकदम से कांटा आया, कांटे को देखकर एकदम से आपने पैर को पीछे हटाया, ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो यह प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। दूसरी बात, आप एकदम से आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ और एकदम से अपने हाथ पीछे कर लिया, ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। जो आकस्मिक हो जाए, जो मिली सेकंड में भी हो जाए, मिली सेकंड से भी कम में हो जाए, है ना, जिसमें सोचने का समय मिले ही ना कि गर्म है ठंडा है, इतना सोचने का समय ना मिले, मिली सेकंड के अंदर हो जाए, तो ऐसी प्रतिक्रियाएं क्या कहलाती? ऐसी प्रतिक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। देखिए, पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बदुता प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि मैं प्रतिस्वरूप बस से कूद गया। प्रतिस्वरूप में क्या मतलब होता है? एकदम। या मैंने प्रतिस्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया। प्रतिस्वरूप मैंने बताया ना, एकदम से, है ना। मैं इतना भूखा था कि प्रतिस्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। इसका इसका क्या अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों में से हम सामान्य विचार आता है कि कुछ हम करते हैं, उसके बारे में विचार नहीं करते या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते। फिर भी ये वे स्थितियाँ हैं जहाँ अपने पर्यावरण के में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। मतलब अपन को सोचने तक का समय नहीं मिलता और फिर भी हम क्या कर लेते हैं? अनुक्रिया करते हैं। इन परिस्थितियों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है? तो ऐसी परिस्थिति में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है? देखा, इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए क्या है? दुराग्राही मतलब नुकसानदायक है या खतरनाक स्थिति है। इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करेंगे? सिंपल सी बात है, अपन कैसे अनुक्रिया करेंगे? आग लगी हुई तो अपना हाथ पीछे हटाएंगे भाई। एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि अब हमें आघात पहुंच सकता है और इसलिए हम अपना हाथ हटा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा? सिंपल सी बात है, आप खुद सोच के देखिए। आप किसी गर्म चीज़ को छुइए, आपको करंट लगे तो आप एकदम से हाथ पीछे हटाते हैं, तो कितना समय लगा आपको सोचने के लिए? क्या आपको सोचने का मौका मिला? सर बिल्कुल नहीं मिला। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्र का आवेग को इस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इस प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर मान चलो कि कोई ऐसी क्रिया है, जैसे मेरे सामने कोई बिल्ली भाग रही है, मेरे पीछे कुत्ता है, तब मुझे इतना समय तो मिलता है कि समझ में, मेरा दिमाग मस्तिष्क विचार करे कि मुझे दौड़ना है, कि मैं किसी पेड़ पर चढ़ जाऊँ या रुक जाऊँ वहीं पर। तो इसके लिए मेरा दिमाग तो विचार कर रहा है। लेकिन जो प्रतिवर्ती क्रियाएँ होती हैं,
तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम सोचें इसके बारे में। तब हम क्या करते हैं भाई, तो इस समय हमारा मस्तिष्क तक हम सोच नहीं पाते, हमारे मस्तिष्क को समय नहीं मिलता इतनी चीज़ सोचने के लिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, विचार करना ये एक जटिल क्रिया है। विचार करना क्या है? एक जटिल क्रिया। भैया जब मैं किसी चीज़ विचार करूँगा तो ये एक जटिल प्रक्रिया है। बहुत सारे ऑप्शन जब मैं सोचूंगा अपने दिमाग में तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अंततः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अनोन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य है। यदि हम वस्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हुए। मतलब हमारा जो दिमाग है न्यूरॉन्स की बहुत सारी कोशिकाओं से बना होगा। यह खोपड़ी में अग्र सिरे तक स्थित है तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करता है तथा उन पर अनुक्रिया पहले विचार करते हैं। निसंदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क के सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों की गति करने के लिए आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हम यह सब करना पड़े तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। कुल मिला के बात ये कह जाएगा कि अगर मान के चलो कि यह चीज़ भी अगर दिमाग से कंट्रोल होती, मस्तिष्क से कंट्रोल होती, तो इस पर तुम्हारा बहुत टाइम लग जाएगा कि मेरा दिमाग, मैंने किसी गर्म चीज़ को छुआ, फिर वो सिग्नल मेरे दिमाग तक पहुँचा, फिर मेरा दिमाग उस पर विचार करेगा, फिर वहाँ से मेरा दिमाग सिग्नल पहुँचेगा कि भैया ये करो। इतने में तो मेरा हाथ जल जाएगा यार, है कि नहीं? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि भैया कि बहुत जल्दी क्रिया करनी पड़ती है। तो वो कहाँ से होता है? क्या वो चीज़ मस्तिष्क से कंट्रोल होती है? नहीं। तो जब भी याद रखना, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं ये मस्तिष्क से कंट्रोल नहीं होती। प्रतिवर्ती क्रियाओं में जो संकेत हमें प्राप्त होते हैं वह संकेत असल बात में मस्तिष्क तक पहुँचते ही नहीं है। वो लौट आते हैं मेरुरज्जु से। कहाँ से लौटते हैं? मेरुरज्जु से। शरीर की डिजाइन कुछ इस तरह समस्या हल करती है। ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों की गति करती हैं, तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया करने का कार्य करता है वह अतिशीघ्र हो जाता है। मतलब कुल मिला के हम ऐसी तंत्रिकाओं को डायरेक्ट जोड़ दें पेशी उत्कर्ष से। मतलब मेरी ऐसी तंत्रिकाएं जो गर्म ठंडा का पता लगाएं, उसको मैं डायरेक्ट किससे जोड़ दूँ? उनको डायरेक्ट जोड़ दिया जाए मेरी उन ऊतकों से जो मेरे हाथ में मूवमेंट करवाते हैं। भाई मेरी ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह। अब मेरे शरीर के अंदर कोई मूवमेंट होगी तो कोशिकाएं करवाएंगी, मतलब ऊतक करवाएंगे। बोला आमतौर पर इस तरह के संबंधन को प्रतिवर्तीय चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है कि देखो, मेरुरज्जु और तंत्र के मिलाकर हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप। अभी मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखा, इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिकाओं के मध्य कहाँ होना चाहिए? सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही होगा जहाँ बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले एक दूसरे से मिलते हैं। एक डायग्राम ले लो, मैं समझाता हूँ। देखो यहीं समझ लो आप। देखो होता क्या है, एक बात को समझना। ये कोई गर्म चीज़ मैंने छुई तो ये सिग्नल जा रहा है। देखो यहाँ से अलग अलग रंग ले लेता हूँ। देखो ये सिग्नल जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और ये सिग्नल यहाँ तक जा रहा है। वैसे इसको जाना चाहिए था मस्तिष्क तक, यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन मस्तिष्क तक जाता, फिर ऐसा विचार करता मस्तिष्क, तब जाके ये सिग्नल वापस भेजता कि भैया आ जाओ, तब तक तो हाथ जल जाता। तो इसके लिए क्या हल हुआ है भैया? इसके लिए क्या अच्छा है? तो अच्छा ये है कि ये सिग्नल क्या करते हैं कि ये सिग्नल यहाँ तक मेरुरज्जु तक पहुँचे और मेरुरज्जु से ही क्या होते हैं? ये लौट आते हैं। मेरुरज्जु से क्या होंगे? लौट आएंगे और यहीं से ये गति करने लगते हो। यहीं से मेरा हाथ पीछे हट जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर प्रतिवर्ती जो प्रतिवर्ती क्रियाएँ वो मेरुरज्जु से कंट्रोल होती हैं, क्योंकि मस्तिष्क का तो कोई रोल रहा ही नहीं ना भाई इसमें। क्योंकि मस्तिष्क का तो कोई रोल रहा ही नहीं, क्योंकि ये सिग्नल तो यहीं से लौट आए। कहाँ से? मेरुरज्जु से। कहाँ से लौटा भैया? ये आपका मेरुरज्जु है तो आपके सिग्नल तो यहीं से लौट रहे हैं ना, इस मेरुरज्जु से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? तो आपके मेरुरज्जु द्वारा होती है, क्योंकि मस्तिष्क का इसमें कोई रोल है नहीं। क्योंकि मस्तिष्क तक सिग्नल जाएंगे तो बेटा उसका विचार भी किया जाएगा, और विचार किया जाएगा तो ये काफ़ी समय ले लेगा, तब तक तो हमें नुकसान पहुँच ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, देखा क्या आप उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर आती हैं? अब बात करते हैं मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क को पढ़ेंगे तो अगली क्लास से। एक नया टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना, तो उसको अगली क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।